हरे कृष्णा। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने लेवरेज शुरू किया था। कितनी तरीके के लेवरेज होते हैं? 3। कौन कौन से 3? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है, एक आधी लाइन में कोई बता सकता है? एक एडेड एडवांटेज है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा अचीव करने के लिए एक एडेड एडवांटेज है। या फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें तो आपने फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट लगाई है जिससे फाइनेंशियल लेवरेज हो रहा है, या फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लगाई जिससे ऑपरेटिंग लेवरेज हो रहा है। उसके अलावा हम लोगों ने ईपीएस निकालना सीखा था कि सेल्स में, ये याद हो गई आप लोग को टेबल? पक्का? अच्छा, कौन सुनाएगा? मैं ब्लैंक कर देता हूं इसको। कौन सुनाएगा बताओ? हैंड रेस करो जो पूरा सुनाना चाहे। ठीक है, सुनाओ। हम्म। अर्निंग बिफोर टैक्स। मदद तो करो, तुमसे अलग से पूछेंगे। हाँ। अर्निंग आफ्टर टैक्स में डायरेक्टली नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर देंगे और कुछ माइनस माइनस नहीं करेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड, तब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आएगा, तब ईपीएस आएगा। लड़कों में से कौन सुनाना चाहेगा? उज्जवल, आप सुनाना चाहेंगे? बताइए, कहीं अटकेंगे तो मदद कर देंगे। थोड़ा बहुत तो कुछ तो याद होगा है? सामने नहीं, बंद कर दो उसको। कुछ तो बोलो, थोड़ा सा तो बोलो जितना याद है। अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीआईटी, सही बोल रहे थे तुम। हाँ। अर्निंग टैक्स माइनस करके अर्निंग बिफोर टैक्स आया। हाँ। अर्निंग बिफोर टैक्स में क्या माइनस करें ताकि अर्निंग आफ्टर टैक्स टैक्स, हाँ, तो क्या आएगा? चलो बैठ के याद करो। आपको याद है? नाम एक बार फिर से बताओ। अंश ना? हाँ, अंश बताओ, सुनाओ। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बचेगा। आप सुनाना चाहेंगे? विधि ना, विधि। विधि आप सुनाना चाहेंगे? ठीक है, सभी लोग एक कॉपी खोलिए, कॉपी में लिख के बताइए जरा। शीट से देखिएगा नहीं, बिना देखे कॉपी में जरा लिखिए। एक काम किया करो, रोज के रोज जितना पढ़ाया जा रहा है ना बेटा, जिस भी सब्जेक्ट में, वो डेली के डेली घर पे सुनो। रोज के रोज जितना पढ़ाया जा रहा है वो डेली के डेली पढ़ते चला करो, नहीं तो आखिरी में बहुत बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर एग्जीक्यूटिव में। जिस भी सब्जेक्ट में जो हो रहा है ना वो रोज के रोज कंप्लीट करते चला करो। लिखो, पूरी टेबल लिख के दिखाओ। लिख ले रहे हो मतलब ओरली सुनने, अगर सुनाने के लिए कह दे तो थोड़ा सा डर लगता है ऐसा। तो हैंड तो रेस किया नहीं था तुमने। नहीं, हमने पूछा था ना कौन कौन सुनाएगा, तो केवल एक ही ने हाथ उठाया था। आई थिंक डन। ठीक है, तो याद अगर ना हो रहा हो तो घर पे एक बार याद भी कर लेना। तो ये ईपीएस निकालना सीखा था हम लोग ने लास्ट टर्न पे। और क्या सीखा था? लेवरेज का एग्जाम्पल सीखा था
कि फिक्स कॉस्ट की वजह से अगर आपकी सेल बढ़ रही है तो आपका ईबीआईटी उससे ज्यादा बढ़ेगा। तो उसमें एक एग्जांपल अपने ने एक्स लिमिटेड का सीखा था, एक अपने ने वाई लिमिटेड का देखा था। एक्स लिमिटेड में फिक्स कॉस्ट थी तो उनकी सेल बढ़ी थी 100%, लेकिन उनका ईबीआईटी कितने से बढ़ा था? 150%। जबकि वाई लिमिटेड में अगर आप देखें तो फिक्स कॉस्ट थी नहीं, तो सेल भी अगर 100% से बढ़ी थी तो ईबीआईटी भी 100% से बढ़ा था। फिर लेवरेज तीन तरीके का आपने बताई दी, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड। बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज जब हम लोग दोनों सीख जाएंगे ना, ऑपरेटिंग सीख चुके हैं, फाइनेंशियल आज सीखेंगे, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो कंबाइंड आ जाता है। ऑपरेटिंग मल्टीप्लाई फाइनेंशियल, ये कंबाइंड में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तीन आपके लेवरेज हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज के दो फॉर्मूले सीखे थे हम लोगों ने, कौन कौन से? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। और मैंने आपको बताया भी था कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बोले या ऑपरेटिंग लेवरेज, तो एक ही बात है, जैसा क्वेश्चन दिया हो, जैसा डेटा गिवन हो वैसा करिएगा। मतलब अगर एक ही साल का डेटा है, कंट्रीब्यूशन दिया है, ईबीआईटी दिया है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला। मान लो 2 साल का डेटा है और आपको केवल सेल दी और ईबीआईटी दिया है दोनों साल का, बाकी कोई डेटा नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे? फिर नीचे वाला फॉर्मूला लगाओगे। एक चीज और भी होती है, जैसे मान लो आपको कंट्रीब्यूशन गिवन है, ईबीआईटी गिवन है, तो आप ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल लोगे। मान लो एग्जाम में आपको ऑपरेटिंग लेवरेज दे दे और ईबीआईटी दे दे, तो कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। कैसे, क्या करोगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। या फिर एग्जाम में आपको परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी पता चल जाए अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल पता चल जाए, डिवाइड करके ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपको एग्जाम में ऑपरेटिंग लेवरेज पता हो, परसेंटेज चेंज इन सेल पता हो, और क्या पूछ रहा हो? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मतलब अगर किसी का, लेट से इसी में हम बात करें, आपको एग्जाम में दिया ऑपरेटिंग लेवरेज 2 दिया हुआ है, लेट से गिवन है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी पूछ रहा है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ये पूछा जा रहा है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल दिया है, कितने परसेंट? लेट से 10% दिया है। तो अब आप क्या करोगे? आप 10 इंटू 2 करोगे, यानी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना हो जाएगा? 20%, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो ये भी अपन कर लेंगे। उसके अलावा ये क्वेश्चन अपने ने कर लिया था, क्वेश्चन 1, और आज अपने को यहां से पढ़ना था फाइनेंशियल लेवरेज से। अच्छा, फाइनेंशियल लेवरेज पढ़ाने से पहले मैं वापस अगर आपको ऊपर वाली टेबल में ले जाऊं, ये जो ईपीएस वाली टेबल है, इसमें देखिए, अगर मैं टेबल में ध्यान से देखूं तो एक ये जो फिक्स कॉस्ट थी, ये थी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसकी मदद से जो लेवरेज निकल रहा था ये कहला रहा था ऑपरेटिंग लेवरेज। और इसके लिए हमने किया क्या था, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि एक बिफोर की पिक्चर उठाई थी और एक आफ्टर की, तो क्योंकि ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट थी। ऐसे ही अगर हम बात करें, जो इंटरेस्ट होता है, यानी ये फिगर, ये इंटरेस्ट वाली फिगर, ये होती है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। अगर हमें फाइनेंशियल लेवरेज पता करना है, इसका इंपैक्ट पता करना है, तो एक इससे पहले की फिगर उठाएंगे और एक इसके बाद की। यानी अगर हम कोशिश करें फॉर्मूला बनाने की, तो क्या डिवाइड बाई क्या होगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। आप तो फॉर्मूला बनाना सीख गए, क्या बात है, यही होता है फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला, यानी ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन ईबीटी। तभी हमें इंटरेस्ट का इंपैक्ट पता चलता है। अब पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। फाइनेंशियल लेवरेज, आ लेवरेज एक्टिविटी विथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो लेवरेज एक्टिविटी जो किससे रिलेटेड है? फाइनेंसिंग से, इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप किसके किसके बीच में। देखो किसके किसके बीच में निकाल ले, फॉर्मूला देखो क्या है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, इन्हीं दोनों की रिलेशनशिप बताता है। यानी फाइनेंशियल लेवरेज रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी ईबीआईटी एंड ईबीटी। ईबीआईटी का ही एक और नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है। वहीं पे अगर मैं आपसे ऑपरेटिंग लेवरेज पूछूं, तो ऑपरेटिंग लेवरेज किसकी किसकी रिलेशनशिप बताता है?
कंट्रीब्यूशन अपॉन एंड ईबीआईटी, और कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी भी बोल सकते हैं या सेल एंड ईबीआईटी भी बोल सकते हैं। फॉर्मूले में तो हम कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी लिखते हैं, लेकिन अगर वैसे कोई हमसे पूछे तो हम सेल एंड ईबीआईटी की रिलेशनशिप बताते हैं, ये भी कह सकते हैं। जो परसेंटेज चेंज वाला आपने फॉर्मूला देखा था, उस परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले में क्या था? परसेंटेज चेंज इन सेल। तो सेल एंड ईबीआईटी की रिलेशनशिप, यही तो देख रहे थे कि सेल अगर इतने परसेंट बढ़ेगी तो ईबीआईटी कितने परसेंट बढ़ेगा, तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज बता रहा था। वैसे ही ईबीआईटी और ईबीटी की रिलेशनशिप फाइनेंशियल लेवरेज बताता है। फाइनेंशियल लेवरेज इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए फर्म, क्या चीज एबिलिटी, क्या यूज कर रही है? टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, ऐसा पैसा लाई है जिसपे फिक्स्ड फाइनेंशियल देना पड़ रहा है, यानी डेट वगैरह, लोन वगैरह। आप कमाओ या ना कमाओ, बैंक आपसे ब्याज लेगा। ज्यादा कमाओगे तो भी लेगा उतना ही जितना उसने बोला है, कम कमाओगे तो भी लेगा। तो कह रहा है फाइनेंशियल लेवरेज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, क्यों? टू मैग्नीफाई इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन ईबीआईटी, किस पे? ईबीआईटी के जो भी चेंजेस है उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है, किस पे? ऑन ईपीएस। सर ईपीएस बोल रहे हैं आप कि ईबीटी होना चाहिए? आप ईपीएस भी बोल सकते हैं, ईबीटी भी बोल सकते हैं। देखिए, अगर आपका ईबीआईटी बढ़ेगा तो ईबीटी बढ़ेगा, ईबीआईटी बढ़ेगा तो ईबीटी कैसे बढ़ेगा? मैं एग्जांपल से समझाऊं आपको। देखो इधर देखो, आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से देखना। मान लो, यहां से शुरू करते हैं ईबीआईटी से। मान लो किसी का ईबीआईटी है 100, इंटरेस्ट है 10, तो बताओ ईबीटी कितना होगा? 90। दिख रहा है ना आपको? अगले साल क्या हुआ, उसका ईबीआईटी बढ़ के मान लो 150 हो गया, बिना और लोन लिए, और लोन वगैरह या डेट वगैरह नहीं इशू करना पड़ा, लेकिन ईबीआईटी बढ़ गया, ज्यादा माल बेचा, ज्यादा माल बेचने से कंट्रीब्यूशन बढ़ा, ईबीआईटी बढ़ा। ईबीआईटी बढ़ा लेकिन इंटरेस्ट तो 10 ही रहा, तो ईबीटी कितना हो गया? 140। अब थोड़ी देर अगर हम एज्यूम कर लें कि मान लो यहां पे टैक्स नहीं लगता है, मान लेते हैं टैक्स क्रेडिट नहीं है, टैक्स नहीं लगता तो टैक्स जीरो। ईएटी कितना हुआ पहले वाले केस में? 90, दूसरे केस में 140। प्रेफरेंस डिविडेंड मान लेते हैं नहीं था, थोड़ी देर प्रेफरेंशियल नहीं इशू कर रखे थे, तो ये अर्निंग जो इक्विटी के लिए बची 90 बची, यहां 140। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो पहले से थे, लेट्स से 10 थे, तो अभी भी 10 है। अब अगर आप देखें तो पहले ईपीएस 9 था, अब ईपीएस 14 हो गया। यानी अगर जाहिर सी बात है, अगर ईबीआईटी बढ़ेगा तो ईपीएस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। अगर ईबीआईटी बढ़ रहा है तो ईपीएस तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ईबीआईटी बढ़ेगा तो ईबीटी बढ़ेगा, या ये भी बोलना सही है कि ईबीआईटी बढ़ेगा और ईपीएस बढ़ेगा। दोनों में से कुछ भी बोल लेंगे, एक ही बात हुई। आप समझ रहे हैं? दोनों वैलिड स्टेटमेंट है। या तो हम ये बोलें कि ईबीआईटी बढ़ेगा तो ईबीटी बढ़ेगा, या ये बोल लें कि ईबीआईटी बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ईबीआईटी बढ़ेगा तो ईबीटी बढ़ेगा, ईबीटी बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा। समझ में आई? एक फिगर अगर ऊपर से बढ़ेगी तो नीचे वाली फिगर्स बढ़ेंगी। और एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या कोशिश होनी चाहिए कि ईपीएस ज्यादा से ज्यादा हो कि कम से कम हो। मतलब हम इक्विटी वालों का पैसा ऐसी जगह लगाएं कि बिल्कुल अर्निंग पर शेयर के उनके वादे पड़ जाएं, कि ऐसी जगह लगाएं कि अच्छी अर्निंग पर शेयर हो पाए, अच्छी। तो ईपीएस बढ़ाने की हमारी कोशिश है। तो कह रहे हैं साहब, फाइनेंशियल लेवरेज में कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो आपका मैग्नीफाई करता है जो भी इफेक्ट ईबीआईटी का होगा, किस पे? ईपीएस पे, या आप इस पे ईबीटी भी बोल सकते हैं, चलेगा। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, फाइनेंशियल लेवरेज बेटा मार्केट में ना दो तरीके के होते हैं। सर फाइनेंशियल लेवरेज भी दो तरीके के होते हैं? हाँ, थियोरेटिकली फॉर्मूला तो एक ही है। दो तरीके का मतलब सर क्या है? एक होता है फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, एक होता है अनफेवरेबल। मैं आपको समझाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। लेट्स से मैंने मार्केट से 1 लाख रुपए का लोन लिया। मैंने मार्केट से कितना लोन लिया बेटा? 1 लाख। और जो इंटरेस्ट का रेट था, मान लेते हैं वो 10% था। कितने परसेंट? 10। तो कितना इंटरेस्ट हो गया? 1 लाख का 10% निकाले तो 10,000। और मैंने क्या किया, इस पैसे को अपने व्यापार में लगा दिया।
इससे मशीन खरीद ली या और रॉ मटेरियल खरीद लिया, अपने व्यापार में इन्वेस्ट कर दिया, और इस पैसे से मैंने इन्वेस्ट इसलिए किया कि मैं कमा पाऊं, और इस पैसे ने मेरे को जो रिटर्न दिया, जो कमा के दिया, जो मेरी कमाई हुई, वो हुई, लेट्स से मेरे को रिटर्न मिला 15% का। मैंने 1 लाख पे कमाया कितना? 15%, यानी 15,000। जबकि मेरे को ब्याज कितना चुकाना है? 10,000। मेरा एक्स्ट्रा फायदा हो गया, मेरा मतलब मैं कंपनी हूं, मेरा कितना फायदा हो गया? 5,000। ये फायदा पता है किसको मिलेगा? इक्विटी वालों को, क्योंकि इंटरेस्ट तो हम फिक्स रेट पे दे रहे हैं। ईबीआईटी में हमने इंटरेस्ट माइनस किया, इंटरेस्ट तो 10,000 माइनस किया, जो एक्स्ट्रा 5,000 बच गया, उससे अल्टीमेटली जितना आप ज्यादा कमाओगे, इक्विटी को फायदा मिल रहा है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर उतने ही रहने वाले हैं, वो नहीं बढ़ रहा है। ज्यादा कमाई बढ़ रही है तो अल्टीमेटली इक्विटी को फायदा मिल रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है। ऐसे लेवरेज को हम कहते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। कौन सा? फेवरेबल सिंपली मींस जहां आपकी कमाई का रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू जो फंड्स की कॉस्ट है, ब्याज है, ब्याज से ज्यादा आप कमा रहे हो तो फेवरेबल है। इसी का अपोजिट हो जाए तो अनफेवरेबल। आप लोन लेके आए 1 लाख का, मान लो 10% रेट पे, और जो कमाया आपने वो कमाया मात्र मान लेते हैं 6%, कमाई का रेट आपका निकला 6%, यानी रिटर्न कमाया आपने एट द रेट इस 1 लाख पे 6%, यानी 6,000 की कमाई करी। अब बैंक वाले ब्याज 6,000 नहीं लेंगे, 10,000 लेंगे, तो आपको देना 10,000 पड़ रहा है, जबकि कमाया 6,000, 4,000 एक्स्ट्रा जेब से लग रहा है। यह है अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। अनफेवरेबल को हम नेगेटिव फाइनेंशियल लेवरेज भी बोलते हैं, और फेवरेबल को क्या बोलते होंगे? पॉजिटिव। आपको बात समझ में आई? पक्का? पहले तो एक करेक्शन छोटा सा यहां कर लो, मिस प्रिंटिंग हुई है क्या? यहां पे फेवरेबल वाले में ये नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव कर लो, ये देख के करना कहां कर रहे हो शीट में। अनफेवरेबल में ना कर देना, अनफेवरेबल में नेगेटिव ही रहेगा। ठीक, अब पढ़े, पढ़ते हैं, देखते क्या लिखा है। फाइनेंशियल लेवरेज में भी फेवरेबल भी हो सकता है या अनफेवरेबल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट फंड, यानी आप अपने पैसे को कैसे यूज कर रहे हैं। सर फेवरेबल कब होगा ये बताइए। फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज अकर्स व्हेन द कंपनी अर्न्स मोर ऑन द एसेट परचेज विद द फंड्स। जो फंड से तुमने एसेट परचेज करे, उस एसेट पे ज्यादा कमा रहे हो, किसके मुकाबले ज्यादा कमा रहे हो? देन द फिक्स कॉस्ट ऑफ देयर यूज। वो फंड्स को यूज करने की जो फिक्स कॉस्ट है, जो ब्याज है, उससे ज्यादा तुम कमा रहे हो, अर्निंग तुम्हारी ज्यादा है, इसलिए फाइनेंशियल लेवरेज जो है फेवरेबल है। और इसका एक और नाम क्या है? पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज। नेगेटिव क्या होगा, यानी अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज अकर्स व्हेन द कंपनी डज नॉट अर्न एज मच एज द फंड कॉस्ट। जितनी तुम्हारी कॉस्ट है, जितना ब्याज है, उतना भी नहीं कमा पा रहे हो। अगर उतना भी नहीं कमा पाओगे तो क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल हो जाएगा। हेंस इट इज कॉल्ड नेगेटिव फाइनेंशियल लेवरेज। जैसे एग्जाम में एक पासिंग क्राइटेरिया है, जो बच्चा उसके ऊपर पहुंच गया वो बच्चे की बल्ले बल्ले, है ना, यानी रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, और जो उसको भी मीट नहीं कर पाया उसका रिजल्ट नेगेटिव आया। सेम है यहां पे। तो पासिंग क्राइटेरिया क्या है? आपकी फंड की कॉस्ट, और आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, यानी कितनी एक्चुअल अर्निंग है। अगर एक्चुअल अर्निंग तुम्हारी कॉस्ट से ज्यादा है तो फेवरेबल, एक्चुअल अर्निंग कॉस्ट से ज्यादा नहीं है, कम है, तो अनफेवरेबल। और एक्चुअल अर्निंग अगर कॉस्ट के बराबर ही है, ना ज्यादा ना कम, तो ब्रेक इवन पे हो। ब्रेक इवन पॉइंट कभी सुना है जीवन? ब्रेक इवन वर्ड, ब्रेक इवन, ना प्रॉफिट है ना लॉस है टाइप। ठीक है सर। सर फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, या फिर यहां पे भी सर एक और फॉर्मूला है क्या? हाँ जी, अगर परसेंटेज चेंज के हिसाब से निकालना पड़े तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, साथ में करेंगे, आंसर नहीं देखना। अ कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है? इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख, 8% डिबेंचर है 1,25,000। ये 8% मतलब क्या हुआ बेटा? इंटरेस्ट जरा निकालो, 1,25,000 का 8%। कैलकुलेटर लाए हो क्या तुम लोग? आज हमको दिखाओ, बैग में रखा है, निकाल लिया करो कैलकुलेटर। बॉर्डर पे लड़ने गए हैं, बंदूक बंदूक सब बैग में रख करके, दुश्मन जब हमला कर देगा तब निकाल निकाल के बैठा करो कैलकुलेटर। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा बात है, अच्छा है, निकालिए इधर लड़के कैलकुलेटर।
लाए हो कि सिर्फ ढूंढने की एक्टिंग करनी है? हम्म? हमें पहले कैलकुलेटर दिखाओ, जो हम कह रहे हैं हमको पहले हो, ये मोबाइल नहीं कैलकुलेटर चाहिए। अगली क्लास में चलो ले आना, तुमको हम एग्जाम करे, तुम पिछली क्लास में नहीं थे। उज्जवल जी, ना तुम याद करके आए ना तुम कैलकुलेटर लेके आए, तो तुम आए काहे हो? देखो यहाँ पे हम बड़ा क्लियर कर दें, हम कोई सत्संग नहीं सुना रहे आप लोगों को। आपने कोर्स ज्वाइन किया है और मानते हैं ना कि ठीक ठाक पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए एक भी दिन का विलंब जो होगा वो 6 महीने बढ़ाता जाएगा। तो उद्घाटन हो गया तुम्हारे कैलकुलेटर का। तो नहीं लाए, तीनों लड़के लाइन से नहीं लाए। अंश आप लाए, आप लाए दिखाइए। हाँ तो निकालिए ना, फिर मोबाइल क्यों यूज कर, मोबाइल हटाओ। नहीं मोबाइल रखो नहीं बगल में है। अरे कैलकुलेटर से रखो शीट बेटा। जब मोबाइल नहीं था दुनिया में तब लोगों की शीट कैसे होती थी, कैसे बचाते थे, क्या करते थे? किसी का आना है मैसेज की कैसे हो या कुछ ऐसा कोई बात है तो भी रख दो किनारे। अंश आपका? हाँ ठीक है चलेगा, बढ़िया है ना। मैडम आपका? अग्रिमा, अग्रिमा ना? चल नहीं रहा था? तब भी नहीं चल रहा है? अरे एक बार गिर गया तो एक बार या तो दिखा लेना या दूसरा जो भी है कुछ ना कुछ अरेंज कर लेना, उसको ले आना अगली क्लास से। आपका कैलकुलेटर मैडम आप लाएंगे, ठीक है वेरी गुड। चलिए तो 1,25,000 का 8% निकालो सभी लोग। 10,000 पक्का? चलो तो इंटरेस्ट जो हो गया मैं यहां लिख रहा हूं वो 10,000 हो गया। प्रेजेंट ईबीआईटी दिया है 50,000 का। कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल एवरेज, एज्यूम की टैक्स है 50%। तो भैया अब देखो फाइनेंशियल एवरेज के लिए तो हमें केवल एक ईबीआईटी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए मैं याद नहीं आ रहा। ईबीटी। ईबीआईटी दे दिया है 50,000, दिया है ना ये ईबीआईटी। ईबीटी कैसे निकलता है? ईबीआईटी में क्या माइनस करते हैं कि ईबीटी आ जाए? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अभी आपने बताया 10,000 का, ईबीआईटी 50,000 है, इंटरेस्ट 10,000 है, 40,000 ईबीटी है। बस डिवाइड करो आंसर आ गया, खत्म। 50,000 अपॉन 40,000 कितना हुआ? 1.25 फाइनेंशियल एवरेज आ गया, खत्म हो गया। टैक्स क्यों दिया था इसका कोई जरूरत थी नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तो कई बार ऐसी भी चीजें दी होगी एग्जाम में जिसकी कोई नीड नहीं होगी, ठीक। और या फिर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के करना चाहें तो ईबीआईटी लिख दिया, इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो ईबीटी आ गया, इसको ईबीटी कर लेना, ईबीटी आ गया। ईबीटी में इनकम टैक्स माइनस कर दिया तो प्रॉफिट बोल लो या इसको ईएटी बोल सकते हो, ये आ गया। बट फाइनेंशियल एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ईबीआईटी अपॉन पीबीटी बोलो या ईबीटी बोलो, एक ही बात होती है। आ गया, सबको समझ में आ गया? 1.25 इजी था क्वेश्चन, कोई टफ था यहाँ पे नहीं। मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं, चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं पहले तो इसको और देखते हैं क्या करने वाले हैं। पढ़े क्वेश्चन को। XYZ लिमिटेड decides to use two financial plans, underline करो वर्ड, two financial plans and they need 50,000 for total investment। सर मतलब नहीं समझ में पहली लाइन, मैं समझाता हूं आपको, बड़ी बारीकी से सुनिएगा। एक कंपनी है जिसको टोटल 50,000 रुपए की जरूरत है। कितने रुपए की जरूरत है? 50। उसके दिमाग में दो फाइनेंशियल प्लान्स आए हैं। दो फाइनेंशियल प्लान का मतलब यह है कि हम वो 50,000 कहां से लाएं। या तो हम मेजर पोर्शन इक्विटी से ले आए, डेट से कम ले आए, या डेट से ज्यादा ले आए, इक्विटी से कम ले आए। क्वेश्चन बताएगा, देखते क्वेश्चन क्या दो फाइनेंशियल प्लान बता रहा है। कह रहा है उसके दिमाग में है या तो प्लान ए से पैसा लाएं या प्लान बी से पैसा लाएं। अगर हम प्लान ए से लाते हैं तो हम डिबेंचर लेंगे, 40,000 रुपए के इश्यू करेंगे, डिबेंचर से 40,000 रुपए लाएंगे। और इक्विटी से कितने रुपए लाएंगे? 10,000। कितने हो गए? 50,000 हो गए, यही जरूरत थी। या फिर हम फाइनेंशियल प्लान बी की तरफ जाएं तो हम डिबेंचर से लाएंगे केवल 10,000 और इक्विटी से लाएंगे 40,000, तो 50,000 हो गए। आप समझे, इन दोनों में से कोई एक काम करेगी कंपनी। अभी कंफ्यूज है इसलिए हमसे कुछ पूछेगी, हमसे ईपीएस वगैरह निकलवाएगी, हम दोनों में निकालेंगे और उसको सजेस्ट कर देंगे अगर हमसे सजेशन पूछेगी। तो एक प्लान है, प्लान ए, जहां पे डेट कंपोनेंट ज्यादा है, डेट कंपोनेंट ज्यादा है, और दूसरे प्लान में डेट कंपोनेंट कम। डेट कंपोनेंट मतलब डिबेंचर, तो डेट कंपोनेंट ए में ज्यादा है, उसमें कम है। आगे क्या है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करें तो प्लान ए में 1,000 इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे, प्लान बी में 4,000।
अगर ये ना भी दिया होता ना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो यहां से हम लोग खुद ही निकाल लेते। सर कहां से? ये देखो ये लिखा था इक्विटी शेयर, हर एक शेयर 10 का है, 10 और 10,000 रुपए के इक्विटी शेयर है। अगर 10,000 रुपए की इक्विटी शेयर है, हर एक शेयर 10 का है, तो क्या करेंगे? नंबर निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे, 1000 शेयर हो जाएंगे, 10,000 रुपीज डिवाइड बाई 10, 1000 शेयर ये इधर आए, तो हर एक शेयर 10 का यहां पे भी है प्लान बी में, लेकिन 40,000 रुपए के शेयर इशू करोगे तो 4,000 हो जाएंगे। तो मैं ये समझा रहा हूं कि कई बार अगर एग्जाम में ये ना दिया हो तो आप निकाल भी सकते हैं, इसलिए मैं सब समझाता चलता हूं। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं सर? आगे कह रहे हैं द अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी ईबीआईटी आर एज्यूम्ड एट, हम ईबीआईटी कितना कमाएंगे हम एज्यूम कर रहे हैं कि या तो 5,000 कमाएंगे या 12,500, मतलब अभी सब एजम्पशन चल रही है, कंपनी अभी सोच रही, डिसाइड करने वाली है। तो हम सोच रहे हैं या तो हम 5,000 कमा लेंगे, और अगर बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा रहा तो 12,500, अगर अच्छा अच्छा नहीं चला तो 5,000 कमाएंगे, नहीं तो 12,500। टैक्स का रेट है 50%, निकालना है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। कब निकालना है अर्निंग पर शेयर? 5,000 की ईबीआईटी में कि 12,500 की ईबीआईटी में? दोनों में, दोनों में निकालेंगे। वो भी कौन से प्लान में निकालोगे? प्लान ए में कि प्लान बी में? दोनों प्लान में। अब सुनो करना क्या है, पहले हम पहले क्या करेंगे, हम 5,000 का ईबीआईटी पकड़ेंगे, मैं भी कराऊंगा आपको, 5,000 का ईबीआईटी पकड़ेंगे और दोनों प्लान में ईपीएस निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा, फिर अगली लाइन एक लाइन छोड़ के 12,500 का ईबीआईटी पकड़ेंगे और फिर से दोनों प्लान में ईपीएस निकालेंगे। समझ गए? तो आप हेडिंग डालिए फ्रेश पेज, सॉल्यूशन नहीं देखिएगा, आप लोग साथ साथ में करते चल रहे हैं। फ्रेश पेज में हेडिंग डालिए। मैडम आप इतना छोटा छोटे में अगर करेंगे, कंजूसी इतनी ना करिए, आप 1 2 3 पेड़ लगा दीजिएगा, है ना? बहुत कंजूसी करेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस व्हेन ईबीआईटी, पहले कौन सा ईबीआईटी पकड़ ले बताओ? इज ₹5,000, 5,000। और सर दोनों प्लान में निकालना है, तो बेटा मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ना 3 कॉलम बना ले रहा हूं, एक पर्टिकुलर्स का, एक फाइनेंशियल प्लान ए का और एक फाइनेंशियल प्लान बी का। ये एफपी मैंने क्या लिखा है? एफपी मतलब शॉर्ट में फाइनेंशियल प्लान लिखा, फाइनेंशियल प्लान ए, फाइनेंशियल प्लान बी, प्लान ए प्लान बी। सर निकालना क्या है? ईपीएस। चलो ईपीएस अपन निकालने जा रहे हैं। अच्छा, ईपीएस निकालने के लिए आपको टेबल मैंने सिखाई थी, एक मिनट सुन लेना फिर लिखना, लिखना रुक के। सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी। बट यहां ईबीआईटी गिवन है, तो सेल से शुरू करें कि ईबीआईटी से? ईबीआईटी भाई, सेल वगैरह तो बताई नहीं, तो ईबीआईटी से शुरू करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे ईबीआईटी। सर पहले पूरा लिख दीजिए तो इजी रहेगा। ठीक है बेटा मैं लिख देता हूं, ईबीआईटी में लेस इंटरेस्ट, फिर फिगर्स अपने लोग भर लेंगे, आपकी मदद से हम लोग मिला करके फिगर्स भर लेंगे। सर ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ईबीटी बचेगा, ठीक है, लेस टैक्स। सर टैक्स माइनस करने के बाद क्या बचता है? ईएटी बचता है। ठीक, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स हैं क्या? क्वेश्चन में डिवेंचर है और इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा? 0। सुनना, अगर प्रेफरेंस का डिविडेंड 0 है तो जो तुम्हारा ईएटी होगा वही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होगा। नहीं, नहीं आया, नहीं आया। ईएटी में से जब हम प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करते हैं तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आता है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं तो जो ईएटी है वही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, उसको डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, ईपीएस आ जाएगा। तो एग्जाम में जब आप होंगे तो आप ईएटी के आगे यहीं पे लिख सकते हैं कि और यही आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन अभी मैं जानबूझ करके यहां पूरी टेबल लिख रहा हूं, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड बी लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? इसका कारण यह है कि इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन मान लो किसी और क्वेश्चन में हो तो कहीं आप भूल ना जाए प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना।
बच्चों की जो हालत है और गजनी की जो हालत होती है वो सेम होती है, सर्वे में ये पाया गया। तो इसलिए हम पूरा लिख दे रहे हैं कि कभी अगर प्रेफरेंस डिविडेंड आए तो आपको याद रहे, ठीक है। तो लेस प्रेफरेंस डिविडेंड किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगी अर्निंग्स। बताओ क्या अर्निंग्स बेटा, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, छोटा छोटा पूरा लिख देना। सर इसको डिवाइड कर दोगे अगर आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो क्या आ जाएगा मुन्ना बताओ, बताओ बेटा बताओ, क्या आएगा, ईपीएस आ जाएगा, ठीक। ठीक है सर, अब आप इतना करिए, फिर अपन साथ साथ में करेंगे, पहले फाइनेंशियल प्लान ए पूरा कर लेंगे, फिर बी पूरा कर लेंगे। आंसर नहीं देखना कोई भी है, साथ साथ में करना। ये नोट कर लिया सबने। अब चलो, अब बताते जाना, पहले फाइनेंशियल प्लान ए कर रहे हैं। ईबीआईटी कितना लिखूं, 5000, ठीक है। तो मैंने फाइनेंशियल प्लान ए में ईबीआईटी लिख देता हूं 5000। सर इंटरेस्ट फाइनेंशियल प्लान ए में, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में फाइनेंशियल प्लान ए में डिबेंचर कितने रुपए के हैं, 40,000, और रेट कितना है 10%, 40,000 का 10% 4,000। तो ठीक है जी, यहां पे इंटरेस्ट लिख देते हैं 4,000। 5,000 में 4,000, आप लोग भी करते चलिएगा साथ में, कर लिखते जा रहे हैं ना। अग्रिमा आप नहीं लिख रही हैं, अग्रिमा कहां पे लिख रही हैं, कॉपी में कर रही हैं। लिखा नहीं, ईबीआईटी लिखिए 5,000, इंटरेस्ट लिखिए 4,000, करा माइनस, माइनस करके कितना बचा 1,000। तुम लोग खोए हुए हो, 5,000 में से 4,000 माइनस करने में ना आपको जो टाइम लग रहा है वो नहीं लगना चाहिए। तो या तो आप मेंटली यहां नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम है। थोड़ा सा देखो, मैं आपको बड़ा क्लियर करूं बेटा, थोड़ा सा अगर आपका भी इंटरेस्ट रहेगा, मेरा भी इंटरेस्ट रहेगा, तो दोनों की मिलकर नैया पार हो जाएगी। तो थोड़ी मदद तो आपको मेरी करनी पड़ेगी ना। करोगे कि नहीं, कि मैं अपना करता चलूं, नहीं पक्का, घर वालों ने मना किया है, नहीं ना, तो करते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो ईबीटी आया 1,000। टैक्स बताओ क्वेश्चन में दिया है क्या, कहां दिया है, ये लिखा है टैक्स रेट इज 50%, ठीक है। तो टैक्स का रेट है एट द रेट 50%। बताओ कितना हुआ टैक्स, 500। किसका निकलता है, जो ईबीटी है इसका टैक्स निकलता है। ईबीटी का एक और नाम होता है, इसको हम लोग टैक्सेबल प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। टैक्सेबल प्रॉफिट्स या टैक्सेबल इनकम, जिस इनकम पे टैक्स निकलता है वो इनकम टैक्सेबल। तो ईबीटी पे हमने टैक्स निकाला 50%, तो 500 आ गया। ईएटी बताओ कितना बचेगा माइनस करके 500। प्रेफरेंस का डिविडेंड बताइए 0। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बताइए 500। डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फाइनेंशियल प्लान ए में कितने शेयर थे, 1,000 शेयर थे, डिवाइड बाई 1,000, डिवाइड करके बताइए कितना बचता है 0.5। यानी अर्निंग पर शेयर फाइनेंशियल प्लान ए में जब ईबीआईटी 5,000 है, तब अर्निंग पर शेयर फाइनेंशियल प्लान ए में 0.5 है, ठीक। अब फाइनेंशियल प्लान बी करें, आप खुद कर पाएंगे बी, करिए अपने आप बगल वाले में बी में लिखिए, फाइनेंशियल प्लान बी में जो डिटेल है आपने कर लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। फाइनेंशियल प्लान बी में लिखिए, अपना अपना लिखिए। आपकी शीट कहाँ है हमको ये बताओ, ये आपकी, आपकी कहाँ है। ये क्या मतलब है कि घर पे छोड़ा है बेटा, ये तो भाई बड़ा समस्या है तुम लोगों के साथ। घर पे क्या वो कोई फिक्स डिपॉजिट में लगाया है, ए भाई साहब। थोड़ा भैया सफाई से करो भाई साहब, तुम लोग काहे इतने पेपर बचा रहे हो। तो हमने बोला था ना एक फ्रेश पेज निकाली, यहाँ से करो। ये हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें, यहाँ से करो। और एक रजिस्टर टाइप का बनाओ, कॉपी में नहीं चलेगा। एक ही में तुमने चारों कुछ 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 कर दिया, इतनी मेहनत ना बचाइए अपनी। लाइनें खींचिए, जब इंटरेस्ट माइनस हुआ है तो एक लाइन हमने देखो खींची है, देखो अब खींचो।
नहीं, यहाँ करो, दोबारा से सही से करो पूरा। मतलब इतनी तो हमें ठीक से लिखनी है, हैंड राइटिंग के नंबर नहीं देगा, लेकिन इतना तो लिखे कि वो पढ़ के समझ लेना। उसको बिल्कुल ही माइक्रोस्कोप लगा करके घुसना पड़ जाए कि वो चींटी भी नहीं बना रही तुम्हारी कॉपी में, ऐसा लग रहा है। चलो, फाइनेंशियल प्लान बी में भी ईबीआईटी कितना है? नहीं, ईबीआईटी पूछ रहे हैं। 5000। इंटरेस्ट बताओ? 1000। कैसे 1000? 10,000 के डिवेंचर है, 10% रेट है, तो 10,000 का 10% यानी 1000 माइनस करके कितना बचता है? 4000 ईबीडी। टैक्स 50%, 2000। ईएटी बताओ? 2000। प्रेफरेंस डिविडेंड 0। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 2000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइनेंशियल प्लान बी में 4000। डिवाइड करके कितना आता है? 0.5। बड़ा इत्तेफाक है कि दोनों में अर्निंग पर शेयर सेम आ रहा है। ये इत्तेफाक है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा। तो अर्निंग पर शेयर निकालना आसान है। ईबीआईटी आपको दिया था, सारा डेटा आपने लिखा। ठीक, अब फिर से हेडिंग डालेंगे। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, 2 ईबीआईटी थे ना, अब एक बार 12,500 के ईबीआईटी पे निकालेंगे। तो अगले में फिर से हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस व्हेन ईबीआईटी इज रुपीज कितना? 12,500। हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस व्हेन ईबीआईटी इज रुपीज 12,500, 12,500। और ये फिर से 3 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स, फाइनेंशियल प्लान ए, फाइनेंशियल प्लान बी, तीनों कॉलम फिर से बनेंगे। ईबीआईटी से लेके ईपीएस तक पूरा फिर से लिखा जाएगा। फिगर्स जरूर चेंज हो जाएंगी, तो फिगर्स मैं भी डिलीट कर दूंगा ताकि दूसरा कर दूं। आप तो पूरा नया नया कर ही रहे हैं। कर पाएंगे आप लोग? 12,500 पे निकाल पाओगे? चलो मैं टाइम दे रहा हूं, फिर करके बताओ। 12,500 रुपए पे देखते हैं कि कौन सा बच्चा हमको बताएगा दोनों पे कितना कितना ईपीएस होगा। कौन सा? निकाल लिया? अरे वाह, वही तुम्हें चीटी भी बना रही है, लेकिन कर लिया तुमने जल्दी। दोबारा कॉपी कर रहे हो? अच्छा। और ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम लोग के क्या हाल चाल है? कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? करते जाओ, करते जाओ, बस हमको दिखा दो। छुपाओ नहीं, बस हमको दिखाते जाओ, करते जाओ। करो करो। जैसे पीडी लिखा है ना, पीडी ना लिखो, पूरा प्रेफरेंस डिविडेंड लिखो। पीडी से नहीं समझ आएगा। पेन ड्राइव भी तो हो सकता है पीडी। हेडिंग डालो। नहीं, ऊपर हेडिंग डालो, क्या चीज निकाली है? आ गया? कितना कितना है? एक सेकंड को मैं आंसर चेक कर लूं। नहीं बेटा, तुम्हारा गलत आ रहा है। फाइनेंशियल प्लान ए वाले में गलती आ रही तुम्हारी, फिर से चेक करो, उसमें कहीं गलत है तुमने। क्योंकि फाइनेंशियल प्लान ए का 4.25 आएगा ईपीएस, और बी का 1.44 आएगा। देखो कहीं गलत है। आपका आ रहा है? वेरी गुड, तुम्हारा भी आ गया, दोनों हो गया। दिखाओ। ठीक है, अब अगली क्लास से कैलकुलेटर लाना, तो फिर तुम्हें मैनुअल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक।
ये 1.43 आ रहा था कि 1.44 क्या आ रहा है? 1.43 के आगे क्या चीज आ रही है? 7। 1.43 के बाद अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो उसको राउंड ऑफ आप हायर साइड पे कर सकते हैं, 1.44 हो जाएगा। यानी अगर हम जैसे डिवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लान बी में, तो ये 5750 डिवाइडेड बाई 4000 कर रहे हैं तो 1.4375 आ रहा है। अब आप डेसिमल के बाद अगर दो डिजिट तक लिखना चाह रहे हैं, 2 या 3 कुछ भी लिख सकते हैं, 2 लिखना चाह रहे हैं तो 1.43 ना लिखो, 1.44 लिखो। आप समझ गए 1.44 क्यों? क्योंकि 43 के बाद 7 है। अगर वो 7 ना होके मान लो जैसे 2 होता, 1.43 2 होता, तो हम 1.43 ही लिखते। पॉइंट अगर उसके बाद ही आपको पता है ना राउंडिंग ऑफ वाला बचपन से, ठीक है। आ गया 4.25, क्या गलती कर रही थी? कैलकुलेशन एरर, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो इजी है, 12,500 का ईबीआईटी आपने इसमें पकड़ा है। ब्याज आपका वही होने वाला है, ईबीआईटी आ गया, ईबीआईटी नहीं, यहाँ पे भी ईबीटी, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये ईबीटी आ गया आपका। टैक्स माइनस किया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया है आपने, तो ईपीएस आपका आ गया। ठीक है, बताओ आसान है, इजी है, पक्का? अब बात करते हैं दोनों का डिफरेंस। क्या डिफरेंस है ऑपरेटिंग लेवरेज में, फाइनेंशियल लेवरेज में? ऑपरेटिंग लेवरेज इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। हमने जो इन्वेस्टमेंट, जो एसेट्स खरीदे, फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है, उससे रिलेटेड है ऑपरेटिंग लेवरेज। तो फाइनेंशियल लेवरेज कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड होगा, नाम बताओ। जैसे ये इन्वेस्टमेंट है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, कौन सी एक्टिविटी होगी? तो फाइनेंशियल लेवरेज इज एसोसिएटेड विद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। ऑपरेटिंग लेवरेज कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो फाइनेंशियल लेवरेज कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड financial expense. Operating leverage refers, it represents the ability to use fixed operating cost. Financial leverage represents the ability to use a fixed financial cost. Operating leverage का formula contribution upon EBIT, financial leverage का formula EBIT upon EBT. इसके अलावा एक और जो फॉर्मूला था ऑपरेटिंग लेवरेज का, क्या था याद आ रहा है आपको? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। परसेंटेज चेंज इन द प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम परसेंटेज चेंज इन सेल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। सेम तरीके से इसका परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल प्रॉफिट, वही टैक्सेबल प्रॉफिट मतलब EBT. A percentage change in EBT is the result of the percentage change in EBIT. ऑपरेटिंग लेवरेज निकालते समय आप याद करिए, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT में कैसे क्या करते हैं? सेल लेते हैं, सेल में वेरिएबल माइनस होती है तो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में जब फिक्स कॉस्ट माइनस होता है तो EBIT आता है। यानी EBIT तक हमने वेरिएबल का भी ट्रीटमेंट कर दिया होता है और फिक्स का भी, तभी यहां लिखा है ऑपरेटिंग लेवरेज डिपेंड करता है फिक्स कॉस्ट पे भी एंड वेरिएबल पे भी। वेरिएबल पे क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि वेरिएबल कम या ज्यादा होगी तो कंट्रीब्यूशन भी तो चेंज होगा, और कंट्रीब्यूशन अगर चेंज होगा तो जाहिर सी बात है आपका आंसर भी अलग आएगा। वहीं पे अगर फाइनेंशियल लेवरेज की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कितने। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मतलब EBIT कितना है और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी है, ब्याज वगैरह कितना है। क्लियर? दो लेवरेज सीख गए। तीसरा लेवरेज रुक के सीखेंगे, कंबाइंड लेवरेज है। वैसे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कंबाइंड आता है, जैसे मैं आपको समझाऊं, बाकी मैं सिखाऊंगा अगले टर्न पे भी, मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा आज की क्लास में। वैसे मैं आपको ओरली समझाऊं तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन EBT। आपको पता है कंबाइंड लेवरेज में इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कंबाइंड लेवरेज आ जाता है। मतलब अगर किसी को एग्जाम में ऑपरेटिंग लेवरेज 2 दिया हो, फाइनेंशियल लेवरेज लेट से 3 दिया हो, और कंबाइंड लेवरेज पूछ रहा हो, 6 हो जाएगा। इससे आसान क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक, 6 हो जाएगा। या फिर सर अगर फॉर्मूले की बात करें तो कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला कैसे बन सकता है? देखना फॉर्मूला कैसे बन रहा है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है, तो मैंने ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला लिख लिया, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला EBIT अपॉन EBT। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो EBIT कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? हाँ, तो ये फॉर्मूला होता है कंबाइंड लेवरेज का, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। आज समझ में आई? ये मैं आपको अगले टर्न पे नोट्स दूंगा, ठीक है? अभी थोड़ा सा दिमाग में बस डालना हूं। तो
ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज के लिए अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो निकल आएगा, और इससे ये और ये कट जाएगा तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी बचेगा। अब मैं केवल ये समझाना चाह रहा हूं, अगर एग्जाम में ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज आपको दिया है तो आप कंबाइंड लेवरेज निकाल लेंगे, यस और नो? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और अगर आपको एग्जाम में कंबाइंड लेवरेज दे दे, फाइनेंशियल लेवरेज दे दे और ऑपरेटिंग लेवरेज पूछ ले तो क्या करोगे? किसको किससे डिवाइड करोगे भाई? ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल मल्टीप्लाई होता है तो कंबाइंड आता है, जिसमें मैं कह रहा हूं कि ये फिगर दे दे जो येलो से मार्क कर रहा हूं, कंबाइंड दे रहा है, फाइनेंशियल दे रहा है, ऑपरेटिंग पूछ रहा है, तो क्या किससे डिवाइड होगा? कंबाइंड लेवरेज ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? इतना बताओ। कंबाइंड लेवरेज अपॉन फाइनेंशियल लेवरेज कर दोगे तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग लेवरेज 6/32। और अगर कंबाइंड लेवरेज दे दे, ऑपरेटिंग लेवरेज दे दे और फाइनेंशियल लेवरेज पूछेगा तो क्या करोगे? कंबाइंड लेवरेज लेट से 6 दे दिया, ऑपरेटिंग लेवरेज 2 दे दिया, फाइनेंशियल लेवरेज पूछ रहा है तो क्या करोगे? अगेन डिवाइड करेंगे, किसको किससे? कंबाइंड लेवरेज अपॉन ऑपरेटिंग, तो फाइनेंशियल आ जाएगा। ठीक, ये आपको इतना नहीं याद करना, आपको केवल दिमाग में ये रखना ऑपरेटिंग मल्टीप्लाई फाइनेंशियल इज इक्वल टू कंबाइंड, बाकी तो रिजल्टिंग फिगर हम निकाल ही लेंगे। अच्छा, एक परसेंटेज चेंज वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा, जैसे आपने ऑपरेटिंग लेवरेज का परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा, बता सकते हैं? परसेंटेज चेंज इन, नहीं, जो दो फॉर्मूले पढ़ाए थे ना ऑपरेटिंग लेवरेज के, एक पढ़ाया था कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, दूसरा कौन सा पढ़ाया मैं वो पूछ रहा हूं? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और फाइनेंशियल लेवरेज का ऐसे ही अगर बात करें तो उसका भी एक परसेंटेज चेंज वाला आपने पढ़ा है, फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन, बताओ क्या? ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये तो मैंने आपको पढ़ाया है। कंबाइंड लेवरेज का अगर हम परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बनाएं तो कैसे बनेगा? आप देखिए दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और जब मल्टीप्लाई होंगे, दिमाग लगा रहे हैं अगर, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कट जाएगा, क्या बचेगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्लियर? ये और ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, यही बचेगा। तो मैंने आपको कंबाइंड लेवरेज के दो फॉर्मूले सिखा दिए, यूं कहें तो तीन सिखा दिए बल्कि। कौन कौन से सर? एक तो ये हो गया, एक आपको ये सिखाया कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, और एक ये सिखाया। तो आप कॉपी में एक जगह लिख लीजिए, तीन फॉर्मूले ये कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू, बाकी अगले टर्म पे मैं शीट दूंगा आपको इसकी। कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लेवरेज। लिख लिया? फिर नेक्स्ट लाइन में कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, ये जो लिख रहा है आपको कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, ये जो दिख रहा है ये कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, लिख लिया? या मल्टीप्लाई करके क्रॉस काट करके लिखना चाहें, जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे लिख लीजिए, या डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ऊपर तो जो मैंने मल्टीप्लाई करके काट के दिखाया वो आपको समझाने के लिए दिखाया, बाकी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, लिख लिया? और तीसरा लिख लो क्या? कंबाइंड लेवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो अभी आप करके बताएंगे, ठीक है? मैं डिक्टेट करूंगा, आप नोट करेंगे, ठीक है? नोट करिए। बोलूं? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is given, the following information is given, next line में लिखना, sales 4 lakh, variable cost, next line में less variable cost at the rate 35%,
लेस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 35% इज इक्वल टू, निकाल भी दो, करते भी चलो, थोड़ी मेहनत भी करते चलो। सेल्स 4 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 35%। अब ये क्वेश्चन ही चल रहा है, क्वेश्चन में भी मेहनत करा रहे हैं। 1,40,000, 4 लाख का 35%, 1,40,000, तो 1,40,000 की वेरिएबल कॉस्ट सेल्स में से लेस हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन में लिखो क्या बचेगा लेस करके, कंट्रीब्यूशन। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा, 2,60,000। लिख दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में लेस फिक्स कॉस्ट 1,80,000, फिक्स कॉस्ट जो दी है 1,80,000 दी है। अब क्या बचेगा, ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना बचेगा, ईबीआईटी 80,000 का ईबीआईटी बच रहा है। लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट मैं बता देता हूं 10,000 है, लेस इंटरेस्ट 10,000, तो आपका ईबीटी कितना बचा, 70,000। ठीक है ना, क्लियर। अब रिक्वायरमेंट लिखो नेक्स्ट लाइन में, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। कर पाओगे, करो। 70,000 क्या चीज बची थी, ईबीटी, जिसको टैक्सेबल इनकम भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब आपको तीनों लेवरेज निकालने हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। देखते हैं कौन सा बच्चा हमको ये तीनों निकाल के बताएगा सही सही। बहुत आसान सा मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग भी करना, साथ साथ में करते चलना। तीनों निकाल लिए बेटा, क्या बात है, वेरी गुड। ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और बताओ कंट्रीब्यूशन कितना लिया, अच्छा आंसर बता रहे हो कितना है, ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है, 3.25 है। अच्छा फाइनेंशियल लेवरेज 1.14 और कंबाइंड 3.71। ठीक है, अब मेरे को भी निकलवा दो ऑपरेटिंग लेवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना लिया, 2,60,000 अपॉन ईबीआईटी 80,000, और जब आपने इसको डिवाइड किया तो आप कह रहे हैं 3.25 है ना। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज बिल्कुल ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला आपने लगाया ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, वेरी गुड। ईबीआईटी में कितना रखा, 80,000। बेटा सीधे बैठिए, सही से बैठिए, सही से। 80,000 अपॉन ईबीटी 70,000, डिवाइड करिए। ये 1.1428 आपने कितनी डिजिट तक लिया है, अगर 1.14 भी ले सकते हैं, या अगर आप आगे चाहें तो 28 या 3 कर देते इसको। 2 के बाद 8 है इसलिए 3 कर दिया। अगर आप 1.14 भी लिख रहे हैं तो भी ठीक ही है, कोई गलत नहीं है।
ठीक है ना, चलेगा। और कंबाइंड लेवरेज भी सर निकालने की मल्टीप्लाई कर ले, निकाल लो जब आपको पता है तो निकालना ज्यादा बेटर है। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, तो इससे क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन एरर ज्यादा नहीं आएगा। तो कंट्रीब्यूशन 2,60,000 अपॉन ईबीटी सर 70,000। ठीक है बेटा, डिवाइड करें एक बार जरा, तो ये होता है हमारा 3.714। ठीक है, चलेगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन बोलूं, चलिए अगला क्वेश्चन नोट करें। In the above question, what percentage will EBIT increase? What percentage will EBIT increase, comma, if there is a 10% increase in sales? क्वेश्चन मार्क, आगे उसी के लिखना, यूज ऑपरेटिंग लेवरेज, यूज ऑपरेटिंग लेवरेज, इसी के आगे क्वेश्चन मार्क के आगे यूज ऑपरेटिंग लेवरेज। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट परसेंटेज विल ईबीआईटी इंक्रीज, कॉमा, इफ देयर इज अ 10% इंक्रीज इन सेल्स, क्वेश्चन मार्क, यूज ऑपरेटिंग लेवरेज। करिए सेम क्वेश्चन में, ये पढ़िए क्या बोल रही, पूछ रहे, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड ही है ये भी। सोचिए इसमें कौन सा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज आप पहले ही मेरे को 3.25 बता चुके हो, तो अब आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज का एक और फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज वाला, उसको यूज करके कहीं ना कहीं आप इसका आंसर निकाल लोगे। कर पाओगे, करो। निकालो, देखते कौन बच्चा सही बताएगा। है 1,06,000 नहीं, अमाउंट के फॉर्म में पूछ ही नहीं रहे हैं, परसेंटेज केवल पूछ रहे हैं। हाँ बस यही पूछा जा रहा है, कितने परसेंट ईबीआईटी बढ़ जाएगा अगर हमारी सेल बढ़ती है 10% से, बस इतना पूछ रहा है, अमाउंट नहीं पूछ रहा है। 32.5 बिल्कुल सही आंसर है, 32.5% हमारा ईबीआईटी बढ़ेगा अगर 10% से सेल बढ़ती है, ये बिल्कुल सही आंसर है अगर किसी ने निकाल लिया है तो। कैसे आएगा, जिनको नहीं आ रहा है एक बार देख लीजिए इधर, कैसे आएगा। ऑपरेटिंग लेवरेज का एक और फॉर्मूला कौन सा था बताओ, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, फॉर्मूला तो ठीक बोलो, गलत क्या बोल रहे हो, अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब आप देखो, आपने ऑपरेटिंग लेवरेज पहले ही निकाल लिया 3.25, और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी पूछा जा रहा है तो इसको ऐसे ही लिख दो, अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल बता रहा है कितने परसेंट, 10%। का साइन मत लगा देना अभी, क्योंकि जो आएगा वो आखिरी परसेंट में आ जाएगा, तो 10 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज इक्वल टू 32.5%। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। देयरफॉर एक लाइन लिख देना, देयरफॉर इफ सेल्स increases by 10%, then EBIT will increase by, बताओ कितना, 32.5%, इंक्रीज बाई 32.5%। आसान है, वैसे बिना फॉर्मूले की भी हो सकता था, मैंने आपको समझाया भी हुआ है
कि जैसे अगर ऑपरेटिंग लेवरेज आपका आ गया था 3.25, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चेंज अगर आप सेल में करोगे तो उसका 3.25 टाइम चेंज ईबीआईटी में होगा। तो अगर सेल 10% बढ़ेगी तो ईबीआईटी 10 इंटू 3.25 32.5% बढ़ेगा। ये ऐसे भी आ सकता है, नहीं तो आप फॉर्मूला लगा करके भी कर सकते। ठीक है ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन नोट करिए, ये आ गया सबको समझ में। अगला नोट करिए, व्हाट परसेंटेज, ये सब उसी क्वेश्चन में चल रहा है, ओरिजिनल क्वेश्चन में, ठीक है। व्हाट परसेंटेज विल टैक्सेबल इनकम इंक्रीज, what percentage will taxable income increase, comma, if EBIT increases by 6%, if EBIT increases by 6%, question mark, use financial leverage, use financial leverage, फिर से बोलूं, what percentage will taxable income increase if EBIT increases by 6%, 6%। अगेन आसान क्वेश्चन है, करो। फाइनेंशियल एवरेज आपने निकाला ही, उसका एक और जो फॉर्मूला है या तो उसको निकाल लगा करके परसेंटेज चेंज वाले से उससे कर लो तो भी हो जाएगा। कितना, 6.84। ओके, और आप क्या बता रहे थे इधर से? ठीक है, दोनों का ठीक है, 6.84% ठीक आ रहा है। सिक्स पॉइंट एट फोर या 6.85 दोनों ठीक है। अगर आपने 1.14 लिया होगा तो 1.14 में 6 मल्टीप्लाई कर रहे तो 6.84 आ रहा है। 1.143 लिया होगा तो अगर 1.143 में 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6.858 आ रहा है। दोनों ठीक है, दोनों में आपको नंबर मिलेंगे। तो जो बच्चे मेरी उम्मीद में बैठे हैं उनको मैं करा दूं। फाइनेंशियल एवरेज का एक और फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाए बताओ? परसेंटेज चेंज इन ईबी ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। सर इसमें आपको फाइनेंशियल एवरेज पता है 1.14, आप लोग ने ज्यादातर 143 लिया है कि हम भी वही कर दिया अपना भी, मतलब ये सबने 14 लिया था, हम भी फिर वही कर दिया, 3 करिए, हटा दिया हमने भी। ठीक है, हाँ 3 भी कर सकते हैं, 14 भी कर सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी निकालना है, क्या निकालना है समझ में नहीं आ रहा। लिखा है क्वेश्चन में व्हाट परसेंटेज विल टैक्सेबल इनकम इंक्रीज, टैक्सेबल इनकम मींस ईबीटी, टैक्सेबल इनकम मींस ईबीटी, और दिया क्या है इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 6, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी निकालना है अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीटी निकालना है अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 6 दिया है तो मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी निकल आएगा। कितना निकल रहा था आप बता रहे? 6.84%। मल्टीप्लाई किया है 1.14 और 6 को। अब आप यहां पे भी लिख दीजिएगा, देयरफॉर इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 6% देन ईबीटी विल इंक्रीज बाय, बताओ कितना? 6.84%। मजा आ रही है? इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, कर पाएंगे आप लोग? पहले एफएम ना सीएस प्रोफेशनल में हुआ करती थी, अभी 1-2 अटेम्प्ट से जोड़ी इन्होंने एग्जीक्यूटिव में। प्रोफेशनल जो आपका अगला लेवल है, फाइनल लेवल, तो ये सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन मैंने आपको कराया। ठीक है, अब उसमें से एफएम हटा दी, एग्जीक्यूटिव में डाल दिया। तो इसी तरीके क्वेश्चन इंस्टीट्यूट रिपीट करता है और वही कर रहा है। समझ में आ गया? तीसरा लिखो, मतलब तीसरा मतलब अगला क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड। अब देखो, एक ऑपरेटिंग से रिलेटेड दे दिया, एक फाइनेंशियल, और तीसरा कौन सा देंगे? कंबाइंड से। वेरी गुड। तो लिखिए व्हाट परसेंटेज will taxable income increase, what percentage will taxable income increase, comma,
if sales increases by 6%, if sales increases by 6%, question mark, use combined leverage, use combined leverage. फिर से बोल दूं, what percentage will taxable income increase if sales increase by 6%, use combined leverage. निकाल लिया तुमने कितना? एक मिनट को आंसर देख के बता रहे तुमको। 22.26 सही है, 22.28 मेरे पास आंसर है, सही है, 26 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, बड़े समझदार बच्चे हो गए भाई। तो बच्चों को इसका मतलब समझ में आने लग गई, क्योंकि आंसर बच्चे सही देने लग गए हैं और समझ में आ रहा है। ट्वेंटी 22.26 भी चल जाएगा, 22.28 भी चल जाएगा, दोनों चल जाएंगे। कंबाइंड लेवरेज का जो भी आपको नोट कराया था ना परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला, वो लगाइएगा। कर लिया? क्या फॉर्मूला लगाया आप लोगों ने, बताना मेरे को। एक मिनट को, कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू, फिर से बोलो क्या बोला, परसेंटेज चेंज इन, सही सही बताना, ईबीटी लिख दें पक्का? सब लोग सहमत है ऊपर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी आएगा, सहमत है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, कंबाइंड लेवरेज आपको दिया नहीं था, आपने निकाला था 3.714 या 3.71, जो भी आपने लिया था ठीक चलेगा, इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, ये निकालना है। सर ये कैसे समझ में आता है कि ये निकालना है? अरे क्वेश्चन पढ़ के बेटा, व्हाट परसेंटेज विल टैक्सेबल इनकम इंक्रीज, टैक्सेबल इनकम मींस ईबीटी, और इफ सेल इंक्रीज बाय 6%, तो नीचे परसेंटेज चेंज इन सेल 6 दिया है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, मैं यहां लिख दे रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कितना हो जाएगा, ये अगर मल्टीप्लाई करते 3.714 इंटू 6 तो 22.284, यानी 22.28%, और किसी ने अगर 7.1 लिया होगा 3.7 तो 22.26 आ रहा होगा, वो भी ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया पक्का? और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे लेवरेज पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये समझ में आ गया ना? कुछ पूछना है किसी को? अच्छा, जैसे एक बार आज कर लिया, अब अगली बार कब करोगे? एग्जाम में डायरेक्ट, मतलब एक बार करने के बाद घर पे रिवाइज करोगे? अंश सही से बैठो, सीधे होके बैठो बेटा, एग्जाम में रिवाइज करोगे? पक एग्जाम में कि एग्जाम से पहले? ताजा ताजा ही कर लेना बेटा, जैसे ही बासी होगा तुरंत आपके दिमाग से उड़ जाएगा, तो आज जाके एक बार फिर से लगा लेना। करते चलोगे पक्का? किस किस बच्चे को पास होना है? बाकियों को नहीं होना, अग्रिमा नहीं होना बेटा, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पास होना है, ऑल इंडिया रैंक लानी, जो भी आपका टारगेट है। हम यही मान के चल रहे हैं ना कि हम जितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कोई फेल होने के लिए नहीं आया मेरे पास, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? मेहनत कब से शुरू करनी पड़ेगी? हाँ से, बातें करने में तो बड़े माहिर हो, करके नहीं लेके आओगे तुम लोग। चलो खैर, अगला क्वेश्चन नोट करो, और कैसा क्वेश्चन बन सकता है। बोलूं? लिखिए भैया, द फॉलोइंग डेटा is related to X Limited, Y Limited and Z Limited
X Limited, Y Limited and Z Limited for the current financial year. For the current financial year. नेक्स्ट लाइन में 4 कॉलम बना लीजिए, एक पर्टिकुलर्स, एक X लिमिटेड का, एक Y लिमिटेड का, एक Z लिमिटेड का, XYG तीनों का। अभी क्वेश्चन ही चल रहा है, बोले अब लिखिएगा वेरिएबल कॉस्ट, पर्टिकुलर्स में लिखिए वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। ये क्वेश्चन चल रहा है, आंसर आपको करना है बाद में भी, जो जो बोल रहा हूं वो लिखिए वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट पर्टिकुलर्स में लिखो एज ए परसेंटेज ऑफ सेल, लिख लिया। अब एक्स लिमिटेड में लिखो 70%, वाई लिमिटेड में लिखो 75 और जेड लिमिटेड में 50%। परसेंटेज का साइन आप लगा भी सकते हो या नहीं भी, क्योंकि यहां पे आपने पर्टिकुलर्स में लिखा ही है। इसका मतलब समझ आए ये क्या चीज है? सेल जितनी भी होगी उसकी 70% वेरिएबल कॉस्ट होगी एक्स लिमिटेड में, जितनी भी सेल होगी उसकी 75% वेरिएबल कॉस्ट होगी वाई लिमिटेड में, और जेड लिमिटेड में 50%। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा इंटरेस्ट ब्रैकेट में इन रुपीज, इंटरेस्ट ब्रैकेट में इन रुपीज। एक्स लिमिटेड में लिखिए 20,000, 20,000 रुपए का ब्याज है 20,000। वाई लिमिटेड में 30,000, 30,000 रुपए, और जेड लिमिटेड में 1 लाख। लिख लिया। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए ऑपरेटिंग लेवरेज, एक्स लिमिटेड में 5, वाई में 6, जेड में 2। ऑपरेटिंग लेवरेज दे दिया 5, 6, 2। फाइनेंशियल लेवरेज 3, 4, 2, 3, फिर अगले में 4, फिर 2। टैक्स तीनों में लिख दो 30-30%, तीनों में एक्स लिमिटेड में भी 30% लिख दो, एक्स लिमिटेड के नीचे 30%, वाई में भी 30%, जेड में भी 30%। लिख लिया। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो पूरी लाइन से प्रिपेयर देयर इनकम स्टेटमेंट्स, प्रिपेयर देयर इनकम स्टेटमेंट्स। ठीक, लिख लिया। अब बताओ, पहले तो यही नहीं समझ आया बनाना क्या है, करना क्या है। ऑपरेटिंग दे दिया, फाइनेंशियल दे दिया, पूछ क्या रहा है? पहले तो ये समझो पूछ क्या रहा है, फिर करना क्या है, फिर तो अगली बात है। इनकम स्टेटमेंट बनानी है, प्रिपेयर देयर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब आपने जो टेबल पढ़ी ना सेल्स से रिलेटेड, वो सेल्स से लेकर के पूरी टेबल बनानी है। कहां तक की? ईपीएस नहीं बन पाएगा इस क्वेश्चन में। ईपीएस तक क्यों नहीं बन पाएगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं दिए, प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है, तो कहां तक की बनाए? ईबीटी तक। टैक्स का रेट दिया है तो ईएटी तक बनाएंगे। तो अब करते कैसे हैं ऐसे क्वेश्चन को? इसका सबसे पहला तरीका क्या है कि भगवान के हाथ जोड़ो। जो भी धर्म आप मानते हैं, जो भी भगवान को, जो भी खुदा को, तो उनको बोलो कि भैया हो जाए क्वेश्चन। ये पहला काम है। दूसरा काम क्या है? हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। डाली हेडिंग। और 4 कॉलम बनाने होंगे। कौन कौन से 4 बनाएंगे वो आप बताएंगे। एक पर्टिकुलर्स का बनेगा और एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड। वेरी गुड, बना दो पर्टिकुलर्स, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड। बना दिया। अच्छा, पर्टिकुलर्स में सेल्स से लेकर के ईएटी तक आपको फॉर्मेट याद है ना? लिख डालो, फिर बस भरना भरना रह जाएगा। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, सब लिख डालो ईएटी तक। मैं भी कर ले रहा हूं तब तक इतना काम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं आप लोग? खुशी एंड जो भी ऑनलाइन है बच्चों, रिप्लाई करो। एक्स लिमिटेड,
Y लिमिटेड और Z लिमिटेड, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, EBIT लेस इंटरेस्ट। अभी मैं भी सिर्फ ये लिख ले रहा हूं, फिर डेटा साथ में ही भरेंगे। EBT और लेस टैक्स EAT। तो बस EAT तक लिख रहा हूं। EPS क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वगैरह कुछ है नहीं तो EPS नहीं निकलेगा, प्रेफरेंस शेयर भी नहीं, तो EAT तक लिख लिया। हाँ, अब पहले देख के बताओ इस क्वेश्चन में ये जो टेबल में अपने को चीजें चाहिए, इसमें क्या क्या अवेलेबल है? कुछ दिया है क्या? कुछ तो दिया होगा एक आधा। एक तो टैक्स का रेट दिया है, बच्चे कह रहे हैं कितना दिया है? 30%, तीनों में ही है। तो मैं यहां पे जो टेबल है ना, ये देखो इधर, मैं यहीं पे टैक्स का रेट में ही टैक्स के आगे लिख ले रहा हूं एट द रेट 30% की टैक्स रहने वाला है। एट द रेट ये नीचे लिख दिया मैंने, टैक्स एट द रेट 30%, ये दिया था तीनों में। और कौन सी फिगर दी है? इंटरेस्ट दिया। वेरी गुड। तो जो दिया है पहले तो वो भर लेते हैं। इंटरेस्ट कितना कितना दिया है? इंटरेस्ट कितना कितना दिया है? 20,000, 30,000 और 1 लाख। और कोई फिगर ऐसी दी है? नहीं। तो जहां तक हमको भी आता था हमने आपको करा दिया, अब आपको करना है। क्या करें? देखिए, ऑपरेटिंग लेवरेज दिया, फाइनेंशियल लेवरेज दिया, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। और इंटरेस्ट दिया हुआ है। इंटरेस्ट से कौन सी कॉस्ट निकलती है? इंटरेस्ट से या तो कौन सा लेवरेज निकलता है ये बता दो? फाइनेंशियल लेवरेज। इंटरेस्ट दिया, फाइनेंशियल लेवरेज दिया। अच्छा, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन EBT। फाइनेंशियल लेवरेज गिवन है, EBIT नहीं पता, EBT नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो EBT होता है वो EBIT माइनस इंटरेस्ट होता है। फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट भी तो लिख सकते हैं। EBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू EBT। इंटरेस्ट पता है, फाइनेंशियल लेवरेज पता है, EBIT आ जाएगा। मेरे को समझ में आया कि आपको आया नहीं? तो मैं लिख के भी बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं, कैसे शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस में। आपको वर्किंग नोट्स चल रही है, क्या बनानी पड़ेंगे? वर्किंग नोट, सारे डेटा निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला लिख रहा हूं। सर फाइनेंशियल लेवरेज का क्यों लिख रहे हो, ऑपरेटिंग का क्यों नहीं लिख रहे हो? वर्किंग नोट। फाइनेंशियल लेवरेज का इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बेटा इंटरेस्ट दिया, ऑपरेटिंग के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है। तो पहले नीचे शुरू करते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज का सर फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT, ठीक, इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। बोलो, लिख सकते हैं यस और नो? EBT ऐसे ही निकलता है, EBIT में इंटरेस्ट माइनस करके। सर अब फाइनेंशियल लेवरेज आपको दिया है, फाइनेंशियल लेवरेज, और किसकी बात कर ले? पहले एक एक कंपनी की बात करते हैं, एक्स लिमिटेड की बात करते हैं। एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड का मैं निकलवा रहा हूं, ध्यान से देखना, फिर वाई और जेड का आप ऐसे ही करके बताओगे। एक्स लिमिटेड का फाइनेंशियल लेवरेज बताओ कितना दिया है? 3। सही सही बता रहे हो, 3 इज इक्वल टू EBIT की जगह मैं EBIT ही लिख रहा हूं। आप एक्स भी लिख सकते हो, एक्स एज्यूम करते हैं ना बचपन में, वो भी लिख सकते हो, मैं EBIT ही लिख दे रहा हूं। अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट, हमको पता है कितना, 20,000, एक्स लिमिटेड का 20,000, तो माइनस ये 20,000। अब इसको अपन सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये आता है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? ये 3 EBIT माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस क्या हो जाएगा? ये 60,000 हो जाएगा ना, 20,000 में भी मल्टीप्लाई होगा ना, दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा। 3 EBIT माइनस 60,000 इज इक्वल टू EBIT तो भाई, इसको सॉल्व कैसे करें सर? बस 3 EBIT इधर ही रहने दो, माइनस ये EBIT इधर आ जाएगा, और 60,000 राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 EBIT इज इक्वल टू 60,000। 2 EBIT समझ गए ना? 3 EBIT में एक EBIT हटाओ तो 2, इतनी मैथ आती है ना, जहां ना आए तो बता देना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3x माइनस एक्स। तो EBIT कितना हो जाएगा बताओ?
60,000 अपॉन 2 भी तो करो। 30,000 का ईबीआईटी आएगा प्रभु, समझे प्रभु? ये नोट करो और वाई लिमिटेड का करके बताओ। पहले ऊपर से वर्किंग नोट करके ये नोट करो पूरा, मैं ऊपर से ही दिखा रहा हूं। पहले फॉर्मूला लिखो फाइनेंशियल एवरेज का, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, फिर उसके बाद ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, फिर एक्स लिमिटेड के लिए ये पूरा लिखो, ईबीआईटी आ जाएगा। और जब ये लिख लेना तो y का और z का ऐसे ही ईबीआईटी निकाल के बताओ। क्या हुआ उज्जवल? कोई दिक्कत हो, कोई कष्ट हो तो हमसे बताना, शेयर करना। यही जीवन है बेटा, क्या कर सकते हैं। ये आपने क्या चीज निकाली मैडम? वाई लिमिटेड का ईबीआईटी आपने निकाला कितना? 10,000। गलत निकाला, फिर से निकाले। 40,000 आएगा, हाँ 40,000 आएगा। और जेड लिमिटेड का भी निकालिए। है, जेड लिमिटेड में 1 लाख आ रहा है, और वाई लिमिटेड का? वाई लिमिटेड नहीं किया, वाई भी कर लो। वाई से ऐसी क्या दुश्मनी है? वाई पूछेगा, वाई वाई मेरा क्यों नहीं किया, वाई वाई। उसका 1 लाख नहीं आएगा ईवीआईटी, 2 लाख आएगा। हाँ 2 लाख है। एक्स लिमिटेड का 30,000 आ रहा है, वाई लिमिटेड का 40,000 40,000, और जेड लिमिटेड का 2 लाख आ रहा है। और जब ये आ जाए तो बैठना नहीं, ऊपर वाली टेबल में फिर पुट करना और देखना और क्या निकल सकता है। बैठने का काम खत्म हो गया। जैसे ही आपने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, आपने इंस्टीट्यूट के नाम अपना सुख, चैन, शांति, जो जो था सब उसको दे दिया, तो आप कभी अब चैन से नहीं बैठेंगे। तुम लोग वेब सीरीज देखते हो? हैं? अब देखना छोड़ दो, पढ़ाई करो, ये टाइम बहुत ले लेती है। बताओ, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड का निकलवाऊं कि निकाल लोगे? किसका किसका वाई लिमिटेड का ईबीआईटी 40,000 आ गया, हैंड रेस कर दें, उस हिसाब से हम समझ जाएंगे। सबका आगे है ना वाई का? मैं नहीं करूं पक्का। और जेड का 2 लाख आ गया है। किसका किसका 2 लाख आ गया है जेड? तो मैं ना लिखूं ना? ठीक, वेरी गुड, ठीक है। तो अब अपन ईबीआईटी यहां भर लेते हैं, और एक्स का आपने निकाला है 30,000, तो एक्स का मैं लिख लेता हूं यहां पे 30,000 रुपीज, 30,000। वाई का 40,000, और जेड का 2 लाख, ये निकाल दिया है। तो ये जो निकल गया वो तो लिख लिया। अब सोचो इस टेबल में और क्या निकल सकता है। ईबीआईटी पता है, इंटरेस्ट पता है। पहले तो जो निकल सकता है साफ साफ वो निकाल दो। ईबीटी निकल आएगा माइनस करते ही, तो ईबीटी लिखो, जो जो निकल सकता है वो तो पूरा टेबल भरनी है अपने को। तो ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करें, ईबीटी निकाल के रख दो। टैक्स निकाल लो, टैक्स माइनस कर दो, ईएटी आ जाएगा।
ये 80 तक मेरा आ गया है। आपका भी आ गया, क्या बात है, हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। ये 80 तक आ गया, बस ऊपर की टेबल और भरनी है। अब देखो अपन को ना कंट्रीब्यूशन नहीं पता, फिक्स कॉस्ट नहीं पता, सेल वेरिएबल नहीं पता, ईबीआईटी पता है। ईबीआईटी पता है और ईबीआईटी पता चल गया ना, ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है, कंट्रीब्यूशन निकल आएगा ऑपरेटिंग लेवरेज और ईबीआईटी की वजह से। कैसा ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। वेरी गुड, निकल आएगा, बड़ा सीधा सा है, निकालो ऑपरेटिंग लेवरेज। अगला वर्किंग नोट हो जाएगा आपका, इसको वर्किंग नोट नंबर 1 कर देना नाम, अगले को 2 कर देना। अगला वर्किंग नोट नंबर 2 तुम्हारा ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। सर सर बेटा बेटा सर, इसमें ना एक्स लिमिटेड की बात कर दो, तो ऑपरेटिंग लेवरेज कितना दिया एक्स का 5, तो 5 लिख दिया। यहां कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूशन ही लिख दो, तुम उसमें एक्स भी मान सकते हो, एक्स वाई या जिसका नाम तुम्हें अच्छा लगता है वो लिख सकते हो। और ईबीआईटी में कितना निकाला तुमने 30,000, 30,000 ईबीआईटी लिख दो। बस बेटा अब सोचो आधे घंटे तक की कंट्रीब्यूशन कितना होगा, बोलो बेटा बोलो। 1,50,000 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई करके 1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, ऐसे ही वाई और जेड का भी निकल आएगा, निकालो, निकाल लिया, क्या बात है। तो 1,50,000 मैंने यहां लिख दिया है, और वाई लिमिटेड का कितना निकला 2,40,000, सही सही बताइएगा, ठीक है। और जेड लिमिटेड का 4 लाख, सबका यही निकला है ना, मैंने इनका सुन के लिख दिया है, कुछ अलग अलग निकले तो बता देना, फिर चेक कर लूंगा। है क्या चीज 1.8 आ रहा है, 1.8 क्या आ रहा है, कंट्रीब्यूशन हमारा तीनों केसेस में आ गया, क्योंकि हमारे पास ईबीआईटी था, ऑपरेटिंग लेवरेज था। ऐसे भरी जाती है टेबल। हम लोगों ने कहां से शुरुआत करी थी, फाइनेंशियल लेवरेज से, वहां से शुरू करा और काम होता चला गया। अच्छा, फिक्स कॉस्ट नहीं समझ में आ रही मेरे को, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही, आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन बताए, ईबीआईटी बताए, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो फिक्स कॉस्ट होगी। कितनी होगी बताओ, पहले वाले में 1,20,000, 1,50,000, 30,000 का डिफरेंस 1,20,000 होगी, दूसरे में डिफरेंस निकालो 2 लाख की होगी, और तीसरे में भी 2 लाख की। अच्छा ठीक है, अब बची है सेल और वेरिएबल कॉस्ट, करिए। पूरी टेबल हमने करा दी है, सेल और वेरिएबल कॉस्ट आप बता दीजिए, तो अपना ये टेबल क्लोज हो जाएगी, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लेवरेज के लिए। तो आपने निकाल ली, अच्छा इनको बता रहे पहले, आप तो निकाल लीजिए। हैं, एक्स लिमिटेड की, अच्छा वाई लिमिटेड की, सबका कंट्रीब्यूशन तो आ गया ना, उसमें तो नहीं फंसे ना, सेल ही निकालने में कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, सेल निकालने में टाइम लगाइए, सेल में टाइम लगना भी चाहिए, लगाइए। ओके, और जेड की, जो बच्चे आज कैलकुलेटर नहीं लाए कल लेके आइएगा, ठीक है। अग्रिमा आप भी अपना सही करा लीजिएगा या दूसरा ले लीजिएगा, कल लेके आना, ठीक है। कितने का खरीदा था आपने जो खराब हो गया, कितने का था। हाँ, और पेट का खरीदा था महंगा वाला, कितने का था।
अच्छा इसी साल लिया था, तो वारंटी में होगा फिर तो, अगर ऑरपेट का है, कंपनी का है। क्या? बिल 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 इनवॉइस वो नहीं है? सब नहीं रखा, तूने फेंक दिया था? हम तुम लोग के भरोसे बैठे, तुम लोग मेरे भरोसे बैठे हो, भगवान हम दोनों के भरोसे बैठा है। कैसे आएगी सेल? तुम्हारी तो आ गई, वेरी गुड। और किसकी आई है? और किसी की सेल? नहीं भाई साहब, आप इनको ज्ञान दे रहे थे, ऐसे कर लो, आपको नहीं करा? आई नहीं? चलो आसान तरीका सिखाता हूं, इधर देखो। इस दुनिया में टोटल कितने परसेंट होता है? 100% होता है, वेरी गुड। अगर सेल की, जैसे पहले वाले केस में, सेल की कितने परसेंट वेरिएबल कॉस्ट है एक्स लिमिटेड में? 70। 70 की 75 कितनी? 70। अगर 70% वेरिएबल कॉस्ट है तो 30% कंट्रीब्यूशन होगा। दुनिया में 100% होता है, अगर सेल 100% है, 100% की 70 वेरिएबल कॉस्ट है, तो 30% कंट्रीब्यूशन होगा। ये समझ में आया? ये जो कंट्रीब्यूशन है 1.5 लाख, ये किसी का 30% है, तो 100% कितना होगा? 1.5 लाख डिवाइड बाई 30 इंटू 100, या 1.5 लाख डिवाइड बाई 30% दबा दो कैलकुलेटर में, आंसर आ जाएगा। 1,50,000 डिवाइड बाई 30%। तो आपने जैसे अंश निकाल ली, आपने जो निकाला है मेरे हिसाब से थोड़ा मेहनत करके निकाला है, ऐसे निकाल लेंगे तो बिना मेहनत के हो जाएगा। ऐसे ही निकाला है, वेरी गुड। 1.5 लाख डिवाइड बाई 30%, 1.5 लाख, 1,50,000 लिखो, डिवाइड का साइन दबाओ, 3030 और परसेंट का साइन दबा दो। नहीं आया? कितना आया? 1.5 लाख डिवाइड बाई 30%, 5 लाख आएगा। देखो मैं जो जो बोल रहा हूं वही दबाना, पहले लिखो 1,50,000 कैलकुलेटर में, क्योंकि कैलकुलेटर चलाने की भी ना तरीका होता है। 1,50,000 लिख लिया, डिवाइड का साइन दबाओ, 3030 और परसेंट है कहीं पे तो दबा दो। कितना आया? 5 लाख आ गया, वेरी गुड। सेल आ गई 5 लाख, लिख दो। कहां लिखोगे? टेबल में लिखो, सेल 5 लाख आ गई। आप चेक भी कर सकते हो, 5 लाख सेल है। वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट थी? 70%। 5 लाख का 70% निकालो, 3,50,000। 5 लाख इंटू 70%, 5 लाख मल्टीप्लाई 70%, आई 3,50,000। और माइनस करके चेक कर लो कंट्रीब्यूशन आ भी रहा है कि नहीं, तो आपको चेक हो जाएगा कि आपने सही निकाला है। 5 लाख में 3,50,000 जाएगा तो 1,50,000 आएगा कि नहीं? आ जाएगा ना। अब ऐसे ही तीनों की जरा सेल निकाल डालो अपना दिमाग लगा के। ये 5 लाख कैसे निकला, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। 1.5 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन था, वेरिएबल 70% थी, तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगा वो 30% होगा। 1.5 लाख डिवाइड बाई 30%। वाई की और जेड की, तीनों की हो गई। वाई की कितनी हुई? और जेड की? ठीक है। बताओ वाई लिमिटेड की कितनी आ रही तुम लोग की? भूल गई? अच्छा देखिए हम बता रहे हैं, वाई लिमिटेड में, इधर देखो, इधर बेटा मेरी तरफ देखो, तुम्हारा नाम मैं भूल गया। मैडम मैडम मैडम, आपका नाम? स्निग्धा, हाँ इसने मेरी तरफ देखो। पहले तो वाई लिमिटेड की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 75%। 100 में 75 गया, 25। कंट्रीब्यूशन कितना है? 2,40,000 डिवाइड बाई 25%। 2,40,000 डिवाइड बाई 25%, कितना आया? बस, वेरी गुड, आ गई 9,60,000। ऐसे ही जेड की निकालो सेल, 8 लाख आ गई, गुड।
80,000 नहीं आएगी, आपने 4 लाख नहीं लेकर के 40,000 लिया था। दोबारा करो, आपने जीरो एक कम दबाया था, मैं यहां से दिख रहा था। 4 लाख में 5 जीरो लिखो। कितनी आई? नहीं आ रही है। फोन के कैलकुलेटर की आदत है, ये चल ही नहीं पा रहा इसीलिए है। तो अब घर जाकर के इसको यूज करिए, ठीक है? फोन का कैलकुलेटर नहीं यूज करिए, एग्जाम में नहीं अलाउड है ना, एग्जाम में तो यही ले जा पाएंगे, फोन वाला नहीं ले जा पाएंगे ना, वो मना कर देगा। तो घर जाके 2-3 घंटे कैलकुलेटर पे कोई भी हिसाब किताब घर का निकाल लो अपना, हम इसका वाला पूरा महीने का जो अगर कोई मेंटेन होता हो तो निकाल लो, टोटल करो खाली बैठ करके, स्पीड आ जाएगी। कितना आया? 8 लाख आया? नहीं आया? आया नहीं स्निग्धा, तुम्हारे साथ चेहरा बता रहा है आ गया। चलो ठीक है। अच्छा वेरिएबल तो बताओ, 9,60,000 का कितने परसेंट वेरिएबल था? 75%। कितना होता है? 7,20,000 माइनस करके चेक कर लेना 2,40,000 बच रहा है कि नहीं। और 8 लाख का कितने परसेंट था? 50%। तो 8 लाख का 50% 4 लाख माइनस करके अब बनी जाके कंप्लीट टेबल। घर पे जाके 3-4 बार आपने करनी है, ठीक है? चलो आपको नींद आने लगी, घर जाओ सो, बाय, गुड नाइट। नींद आने लगती है तो पढ़ाते पढ़ाते